प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन तथा संबंधित घटनाओं के अंतर्गत हमने सन 1928 तक घटित विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं पर विस्तृत चर्चा कर ली है। आज के इस वीडियो में हम सन 1929 के लाहौर अधिवेशन, गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा दांडी यात्रा पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लाहौर अधिवेशन पर बात करते हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया कि हमारे सामने एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का, अर्थात हमारे लिए स्वाधीनता का अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर विशाल जनसमूह के समक्ष पूर्ण स्वाधीनता का ध्वज फहराया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। अतः देश भर में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दिन लोगों ने महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया पूर्ण स्वराज्य शपथ का वचन लिया। यह प्रतिज्ञा आने वाले वर्ष 1947 ईस्वी तक लाखों लोगों ने दोहराई। जब भारत पूर्ण स्वतंत्र हो गया और भारत का नया संविधान तैयार हो गया तो उसे भी 26 जनवरी को ही लागू किया गया। अब 26 जनवरी को उसी कारण से प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1929 ईस्वी को जो प्रतिज्ञा भारतवासियों ने ली थी वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी में पूरी हो गई, जब भारत का नया संविधान लागू किया गया। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। संघर्ष का कार्य गांधी जी पर छोड़ दिया गया और इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में दे दिया गया। आइए सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक कानून की अवज्ञा। कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। यद्यपि वायसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था, परंतु गांधी जी अभी भी समझौते की आशा रखते थे। अतः उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे प्रस्तुत की। गांधी जी ने यह भी घोषित किया कि मांगे स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जाएगा। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण इस प्रकार है। गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, बंदूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक कर समाप्त हो, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाएं, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, सैनिक व्यय में 50% कमी हो, कपड़ों का आयात कम हो आदि। गांधी जी द्वारा रखी गई इन मांगों को वायसराय ने अस्वीकार कर दिया। अतः गांधी जी ने उस आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग का रवैया अपनाया। गांधी जी द्वारा की गई दांडी यात्रा पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। 12 मार्च 1930 को
गांधी जी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की। 5 अप्रैल 1930 को लगभग 200 मील दूर स्थित लंबी पद यात्रा के बाद गांधी जी दांडी पहुंचे। यात्रा के मार्ग पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। इसके बाद संपूर्ण देश में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, महात्मा जी के दांडी मार्च की तुलना एल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ते ही देश भर में ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा की गई। अनेक स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया। मध्य प्रदेश में जंगल कानून की अवज्ञा हुई। मुंबई, कलकत्ता अनेक स्थान पर हड़तालें हुई। परिषद के सदस्यों ने अपने पद और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दिया। स्त्रियों ने शराब की दुकानों पर धरना दिया। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरने दिए गए। गुजरात में धरसाना के नमक कारखाने पर 2500 स्वयंसेवकों ने धावा बोल दिया। इन पर भीषण लाठीचार्ज हुआ, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बम्बई के समुद्र तट पर अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपनी आंखों के सामने निहत्थे सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का सजीव वर्णन किया है। उसने लिखा कि धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए, के नेतृत्व में लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध स्वयंसेवकों ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ये स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहने होते थे। अपनी पोशाक के कारण ये लाल कुर्ती के रूप में विख्यात हुए। मई 1930 को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को बंदी बनाकर पूना की यरवदा जेल भेज दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, शोलापुर आदि स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद तैयब जी और उनके बंदी बनाए जाने के बाद सरोजनी नायडू ने नेतृत्व संभाला। जून 1930 तक आंदोलन पूरे जोर पर पहुंच गया। जुर्माना, लाठी प्रहार, जेल जाना आम बात हो गई। खद्दर पहनना और गांधी टोपी लगाना अपराध हो गया। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लंदन में 1930 में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस समय कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 1930 में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण इसे बिना दूल्हे की बारात कहा जाता है। सम्मेलन में यह बात साफ हो गई कि भारतीय समस्या के हल के लिए कांग्रेस का सहयोग आवश्यक है। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 26 जनवरी 1931 को बिना शर्त के गांधी जी को जेल से रिहा कर देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना चाहा। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। समझौते के अंतर्गत सरकार ने ऐसे कैदियों को रिहा करने का वादा किया जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है। साथ ही समुद्र के किनारे नमक बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। शांतिपूर्ण तरीके से शराब की दुकानों के बाहर धरना देने की भी अनुमति दे दी गई। गांधी जी ने समझौते
के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देना स्वीकार किया। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस नेताओं के बहुमत ने स्वागत किया, लेकिन युवा कांग्रेसी समझौते से असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके थे। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड विलिंगटन को भारत का वायसराय बनाया गया तथा लंदन में सैमुअल हॉक को भारत मंत्री बनाया गया। सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभरकर सामने आई। सम्मेलन में गांधी जी की ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक स्वराज देने की बात स्वीकार नहीं की। दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। इंग्लैंड से वापस भारत पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की, लेकिन सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर गांधी जी और सरदार पटेल सहित लगभग 1,20,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी को देखकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने एक ओर जहां दमन की नीति अपनाई, वहीं दूसरी ओर उसने अपनी परंपरागत फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड या मैकडॉनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, प्रस्तुत किया। आइए हम सांप्रदायिक पंचाट पर बातचीत करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। गांधी जी ने इसका घोर विरोध किया और सांप्रदायिक निर्णय को रद्द करने की मांग की और इसे न माने जाने पर आमरण अनशन आरंभ कर दिया। गांधी जी के आमरण अनशन से पूरा देश चिंता में डूब गया। ऐसे नाजुक मौके पर पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया, अतः गांधी जी ने आमरण अनशन समाप्त किया और मई 1933 को सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया। इसी बीच 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम लागू किया।
इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई तथा प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू किया गया, अर्थात भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। इस अधिनियम की भारतीय राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना की, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया था। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। कांग्रेस सरकारों ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उनके हित में राज सत्ता का उपयोग भी कर सकती है। कांग्रेस सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक कैदियों की रिहाई तथा रचनात्मक कार्यक्रमों के क्षेत्रों में काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किए। इसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति ने इस अवसर पर ब्रिटिश सरकार से मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की। अतः कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया।